हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी प्लेटफॉर्म टॉर्क। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका कोच ऋतिक शुक्ला। तो जैसा कि ये आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने टॉपिक 2.1.3 तक कंप्लीट कर लिया है। इस पार्ट में हम 2.1.4 से कैरी ऑन करेंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, कृपया जाके वहाँ से देख लें, फ्री से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.1.4 हेडिंग देखिए, हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। इसमें यह बताया है कि एसिड एंड बेस कैसे ईच अदर्स मतलब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको अगर कॉमन सेंस से सोचें तो आपको ये चीज़ लग रहा होगा कि एसिड एकदम सौर और उसी का अपोजिट बीटर, मतलब कि बेस एकदम बीटर। तो जब ये सोचिए, जब अपोजिट टाइप की चीज़ें एक दूसरे से मिलेंगी तो क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। पहले एक्टिविटी 2.6 पढ़ लेते हैं। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। तो 2 ml इसमें क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है। एंड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थलीन सॉल्यूशन। देखिए यहाँ फिनोल्फ्थलीन का नाम आ गया, ये एक इंडिकेटर है। तो पहले आप इसके बारे में देख लीजिए कि फिनोल्फ्थलीन कैसा कलर किस में शो करता है, एसिडिक में कैसा शो करता है और बेसिक में कैसा शो करता है। आइए पहले इसे समझ लें। और एक इंडिकेटर और है मिथाइल ऑरेंज। देखिए लिथमस पेपर का मैंने आपको बता दिया था, मैंने आपको फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का नहीं बताया था। तो आज उसे देख लीजिए, ट्रिक के साथ याद करने में आसानी रहेगी आपको। देखिए फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन है इंडिकेटर का नाम। देखिए पहले आप ऐसे बनाइए, यहाँ पे लिखिए एसिड, देखिए एसिड में इसका कलर होता है कलरलेस होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता। बेस में इसका क्या कलर हो जाता है, बेस में इसका कलर हो जाता है पिंक। तो देखिए अब एसिड में फिनोल्फ्थलीन का कलर क्या होता है, कलरलेस, बेस में क्या हो जाता है, पिंक। अब इसका ट्रिक आप सुन लीजिए। ट्रिक याद करने का, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है PHENOL PHTHALIN फिनोल्फ्थलीन ACP। ACP के बारे में आपको पता ही होगा, ये पुलिस की एक पोस्ट है। तो यही लिख देना है आपको ACP। जब आप ACP लिख देंगे, अब कैसे इसे मतलब इस ट्रिक से कैसे आप समझ पाएंगे, आइए ये देखते हैं। देखिए आपको फिनोल्फ्थलीन का जो प्रॉपर्टी है कि कौन सा कलर किस सॉल्यूशन में चेंज करता है, दो ही कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है, एक एसिड के बिहेवियर में, एक बेस के उसमें। तो देखिए ACP था ना, ACP, तो ए से आप लिख लीजिए एसिड, फिर उसके बाद आप C से लिख दीजिए कलरलेस, फिर P से आप लिख दीजिए पिंक। तो देखिए एसिड के बाद क्या आ रहा है, कलरलेस आ जा रहा है। तो आप ये तो समझ सकते हैं कि एसिड में क्या होगा, कलरलेस होगा। अब बचा पी से पिंक। तो देखिए जब एसिड का कलरलेस हो गया तो पिंक ही तो बचा, तो पिंक बेस का हो जाएगा। तो उसे आप छोड़ दीजिए, बस आप एक का याद करिए, एसिड क्या है, कलरलेस, और पी से जो बचा है वो क्या है, वो बेस का है, मतलब पिंक है जो बेस का है। तो चलिए फिनोल्फ्थलीन का आपको समझा दिए। अब मिथाइल ऑरेंज का आप एक बार देख लीजिए। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है
पहले आप ऐसे बना लीजिए एक बार, एसिड बेस। एसिड में इसका होता है रेड कलर, बेस में क्या होता है, येलो होता है ना। इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अब आइए ट्रिक बताते हैं आपको। इसका ट्रिक है मैरी, MARY। बस आप इतना याद कर लिए, मारी मारी करिए, मैरी करिए, क्योंकि ये सब कॉमन वर्ड हैं, ये सब याद हो जाएंगे। लेकिन इनका जो अगर आप बिना ट्रिक के याद करेंगे ना तो थोड़ा टफ लगता है। तो आइए देखते हैं। मैरी, M से क्या हो जाएगा, मिथाइल, यस, METHYL, मिथाइल हो जाएगा M से। A से क्या हो जाएगा, एसिड, एसिड हो गया। R से क्या हो जाएगा, रेड। Y से क्या हो जाएगा, येलो। अब देखिए, मिथाइल जो होता है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल से आप मिथाइल ऑरेंज समझ सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड में रेड कलर दिखाता है, येलो कलर किस में दिखाता है। अब रेड के बाद तो अब देखिए, एसिड का तो पता ही चल गया कि एसिड में रेड दिखाता है, तो बचा क्या, सिर्फ आपके पास बेस बचा, तो जो येलो कलर है वो बेस ही में शो करेगा। हो गया, इसका भी ट्रिक हो गया। मारी याद रखिएगा, MARY। बस, अच्छी लगे अगर ये ट्रिक तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। अब देखिए, ये इंडिकेटर आपको इसलिए बता दिए ना, क्योंकि अभी आप कितनी भी एक्टिविटी देखेंगे ना तो उसमें इंडिकेटर का बहुत पूछा गया है कि कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, उस इंडिकेटर का कलर क्या होगा इस सॉल्यूशन में। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि एसिड में क्या कलर होता है, बेस में। चलिए शुरू करते हैं। Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि add dilute HCl solution to the above solution। एबव सॉल्यूशन कौन सा था, NaOH सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या था, NaOH सॉल्यूशन। NaOH क्या होता है, बेस होता है, बेस का सॉल्यूशन था। और उसमें क्या आप किए, उसमें आप 2 ड्रॉप फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन डाल दिए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉल्यूशन, तो अब आप जल्दी से बताइए। देखिए, NaOH बेस था, बेस में जब आप फिनोल्फथलीन डाल दिए तो बेस में फिनोल्फथलीन का क्या कलर होता है, ACP। तो एसिड हो गया A से, C से कलरलेस हो गया, P से क्या है, पिंक। हाँ, फिनोल्फथलीन जो होगा वो पिंक कलर का हो जाएगा NaOH सॉल्यूशन में। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब देखिए, एबव सॉल्यूशन में क्या क्या है, बेस है और फिनोल्फथलीन है, तो फिनोल्फथलीन का तो कोई वो नहीं होगा क्योंकि वो इंडिकेटर है। तो जब एसिड उसमें डाल देंगे तो देखिए, बेस तो पहले से ही था, अब उसमें क्या बोल रहा है कि एसिड आप डाल दीजिए, ड्रॉप बाई ड्रॉप, मतलब बूंद बूंद डालिए। इज़ देयर एनी कलर चेंज टू द रिएक्शन मिक्सचर, क्या अब किसी जो फिनोल्फथलीन आप डाले हैं क्या अब उसका कलर चेंज होगा। आइए देखते हैं। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। तो ये बताना चाह रहा है कि फिनोल्फथलीन का कलर जो है वो चेंज हो गया है। अब एसिड के मिलाने से फिनोल्फथलीन का कलर क्यों चेंज हो गया है ये आपको बताना है। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH इन द एबव मिक्सचर। अब क्या कर रहा है, देखिए पहले NaOH था, फिर उसमें एसिड मिला दिया गया, अब फिर बोल रहा है कि फिर NaOH डाल दो। डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोल्फथलीन रीअपीयर, व्हाट व्हाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, सिंपल सी बात है, ये था आपका टेस्ट ट्यूब, इसमें पहले से ही क्या था, NaOH था, NaOH था प्लस पीएच इन फिनोल्फथलीन था। ये 2 चीज़ थे इसमें पहले से ही थे। अब देखिए, NaOH क्या है, बेस है, तो फिनोल्फथलीन का रंग इसमें क्या होगा, पिंक होगा। ये हो गया। अब जब आप इसमें एसिड डाल दिए HCl, तो देखिए जब एसिड प्लस बेस मिल जाते हैं ना तो न्यूट्रल हो जाता है, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी जब भाई ये NaOH में HCl डाल देंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पता है क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो यहाँ पे देखिए, अब जब इसमें आप HCl डाल दिए तो सॉल्ट और वाटर बन गया। तो अब देखिए, फिनोल्फथलीन का तो रंग बेस में पिंक होता है ना, अब तो बेस रहा ही नहीं, अब न्यूट्रल ये हो गया। तो
अब इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन जो होता है वो अपने नेचुरल स्टेट में कलरलेस होता है इन कलर ना। अब देखिए यहाँ पे HCl डाल दिए, ये न्यूट्रल हो गया, फिनोल्फ्थालीन का कलर भी कलरलेस हो गया। अब जब इसमें अब पानी और नमक सिर्फ बचा है, तो जब इसमें अब फिर से आप बेस डालेंगे, मतलब फिर से NaOH डालेंगे, जैसा कि आपकी एक्टिविटी कह रही थी, तो जब फिर से बेस डालेंगे तो ये बेसिक हो जाएगा, फिर से बेसिक हो जाएगा। अब जब फिर से बेसिक हो जाएगा तो फिर से फिनोल्फ्थालीन का कलर हो जाएगा पिंक। तो कारण आपको समझ में आया? जी हाँ, यही कारण था। तो ये एक्टिविटी आपसे बस यही बताना चाहती थी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पढ़िए, इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इन अ नलिफाइड इज नलिफाइड बाई एन एसिड एंड वाइस वर्सा। देखिए, यही मैंने भी बताया कि जो बेस का इफेक्ट था वो जब एसिड गया उसमें तो वो नलिफाइड हो गया, मतलब नील हो गया। नील मतलब न्यूट्रल हो गया। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटेन एज, देखिए अब रिएक्शन आप देख लीजिए, NaOH प्लस HCl, तो बना क्या, NaCl जो कि सॉल्ट है प्लस H2O। तो मैंने भी यही बताया था कि बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर होता है, तो NaCl क्या है, साल्ट है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ साल्ट एंड अ वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए मैंने भी आपको यही बताया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे कहते हैं। जब एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो उसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटेन एज, देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जनरल वर्ड में कैसे लिखा जाता है, बेस प्लस एसिड साल्ट प्लस वाटर इक्वल टू। तो आइए, ये आपका, आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अब 2.1.5 पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो मैं एक चीज़ पहले आपको बता दूं कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक इन नेचर होता है, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है। इसे आप कहीं लिख लीजिएगा या फिर ध्यान रखिएगा। तो आइए पढ़ते हैं एक्टिविटी। पहले एक्टिविटी 2.7, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बेकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली बाई स्टिरिंग। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड लेना है आपको एक बेकर में, और उसमें धीरे धीरे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड है, क्योंकि कॉपर यहाँ मेटल है और ऑक्साइड तो दिया ही है, तो मेटेलिक ऑक्साइड है ये। तो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। आपको इसमें कलर, सॉल्यूशन का कलर आपको बताना है। व्हाट हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, आगे आइए यही देखते हैं। विल यू नोटिस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व। ये बताइए, आप इसमें सॉल्यूशन का कलर ये पाएंगे क्या कि ये ब्लू ग्रीन हो गया हो और कॉपर ऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो गया हो। द ब्लू ग्रीन कलर जो है ना इज द सॉल्यूशन, कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड इन द रिएक्शन। ये जो ब्लू ग्रीन कलर है ना, ये कॉपर सेकेंड क्लोराइड का फॉर्मेशन दिखाता है कि जो ये रिएक्शन हुआ है ना कॉपर ऑक्साइड के बीच में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, तो उससे क्या बना, कॉपर क्लोराइड बना। और कॉपर का कौन सा वो था, फॉर्म था, कॉपर का सेकेंड फॉर्म था, कॉपर सेकेंड क्लोराइड बन जाता है, जिसके वजह से कलर क्या हो जाता है, ब्लू ग्रीन हो जाता है। इन जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटेन एज। अब देखिए मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन और एसिड का रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, जब मेटल ऑक्साइड मैंने आपको बता दिया बेसिक इन नेचर होता है, तो जब बेस का एसिड से आप रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा ना। तो देखिए यहाँ पे जब मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड हुआ तो क्या बना, सॉल्ट बना और वाटर बना। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, now write and balance the equation of the above reaction since। तो पहले आइए बैलेंस कर लेते हैं और लिख भी लेते हैं। क्या था, कॉपर ऑक्साइड था ना, तो कॉपर ऑक्साइड को आप CuO लिखेंगे, CuO प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया गया था, तो क्या हो गया, क्या बना था, CuCl2 बना था प्लस H2O। देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब आप मेटेलिक ऑक्साइड देखेंगे
और जब मेटलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट कर रहा हो तो H2O तो आप पहले बना ही लीजिएगा, क्योंकि वाटर तो बनेगा ही बनेगा, और वाटर का सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूला होता है H2O। अब बचा सॉल्ट। अब देखिए आप सॉल्ट कैसे फाइंड करेंगे। Cu था, Cu सेकेंड बना था, Cu सेकेंड की वैलेंसी क्या होती है 2, Cl की वैलेंसी होती है 1। जैसे ऐसे यहाँ देखिए आप, Cu वैलेंसी 2, Cl वैलेंसी 1, 2 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। अब फिर से आप इसे इधर कर दीजिए, इसे इधर कर दीजिए, तो बनेगा क्या, CuCl2। देखिए यही साल्ट बन गया आपका। तो यही है, ये तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे CuCl2 बना, कॉपर क्लोराइड। अब ये देखिए इसका बैलेंसिंग देख लेते हैं। देखिए यहाँ Cl2 कितना है, 2 है। Cl2 की एटम यहाँ 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो पहले आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब देखिए H2 का एटम यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे भी H2 की एटम, हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे 2 हैं। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम कितना है, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम 1 है। Cu यहाँ पे कितने हैं, 1 एटम है, तो यहाँ पे भी Cu के एटम 1 है। तो ओवरऑल ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, यही आपसे बोला था, इसे आप एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि इन्फॉर्मेटिव नहीं बना रहे हैं वीडियो, सॉरी इन्फॉर्मेटिव नहीं बना रहे हैं हम रिएक्शन को। तो रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप रिएक्शन लिख दीजिए और उसका प्रॉपर बैलेंसिंग कर दीजिए, बस हो गया, इतना सफिशियंट है आपके लिए। सिंस मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव साल्ट एंड वाटर, तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं मेटलिक ऑक्साइड जो है जब वो एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर देता है। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड, बेस और एसिड का रिएक्शन जैसे हुआ था एकदम उसी के जैसे। मेटलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, देखिए बेसिक ऑक्साइड होता है, मतलब बेसिक इन नेचर होता है मेटलिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विथ बेस, तो देखिए यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5। तो एक्टिविटी 2.5 मैं आपको दिखा दूँ एक बार। देखिए ये है एक्टिविटी 2.5। इसमें आप ये देखे थे ना कि लाइम वाटर का रिएक्शन किससे देखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना वो Ca कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, और O2 लगा रहता है, CO2। तो CO2 क्या होता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड होता है। सॉरी मैं Ca बोल दिया था, Ca नहीं C, ओनली C, क्योंकि कार्बन C होता है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे यूज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ क्या बताया जा रहा है, बेस है। रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है एंड वाटर बनाता है। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, तो ये एकदम सिमिलर है जैसे बेस और एसिड का रिएक्शन होता है उसी जैसा। वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, तो हम इससे ये कह सकते हैं कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो है वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। देखिए इसका 2.1.6 का और 2.1.5 का उद्देश्य यही था कि ये आपको ये बताएं कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं दोस आर वर्क एज अ एसिड वाइल मेटलिक ऑक्साइड आर एक्ट एज अ बेस, सो कीप इन माइंड इट। नाउ आई विल डू सम इंटेक्स्ट क्वेश्चन। आइए कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी कीप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो देखिए इसका आंसर ये होगा, जैसे दही है, दही आप कॉपर और ब्रास के गिलास में या फिर बर्तन में रख देंगे ना तो उससे क्या होता है कि दही एसिड है और कॉपर और ब्रास मेटल है, तो मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करके बहुत मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं पॉइजनस सब्सटेंस बना लेते हैं, जिसे हम खाएंगे तो हमारे लिए वो हार्मफुल होगा। इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि दही जो है उसे या फिर कोई भी सौर सब्सटेंस हो उसे कॉपर या ब्रास के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। आइए अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच गैस इज यूजली लाइब्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ मेटल। पूछ रहा है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो कौन सी गैस लाइब्रेट होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, व्हेन मेटल्स आर रिएक्ट विथ एसिड दे प्रोड्यूस देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट
plus hydrogen gas. It means hydrogen gas is liberated when acid react with metals. तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस. Illustrate with an example how will you react, how will you test for the presence of the gas. अब देखिए यहाँ पे आगे भी जो क्वेश्चन का है मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे ही बता दे रहा हूँ. एग्जांपल जैसे एसिड में ले लीजिए आप HCl या फिर H2SO4 ले लेते हैं, और बेस में क्या लेंगे? Na ले लीजिए. क्या Na मतलब क्या? सोडियम. सोडियम मेटल है ना. सोडियम प्लस H2SO4 इक्वल टू NaSO4, मतलब कि सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस. अब देखिए हाइड्रोजन गैस तो आ गई. अब हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कैसे आप प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस को चेक करेंगे. व्हेन हाइड्रोजन गैस इज passes थ्रू द सोप सॉल्यूशन, देन it produce from the soap solution, and when we take burning candle near the soap solution, a pop sound will be produced. This is proof that hydrogen gas is present or hydrogen gas is produced during the reaction of metal plus acid. So I hope it is clear. Now क्वेश्चन नंबर 3. मेटल कंपाउंड ए. देखिए एक मेटल कंपाउंड ए है जिसका नाम ए दिया गया है. रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस. इफरवेसेंस मतलब होता है झाग. झाग होता है. द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग फायर. देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन जब कभी आए, और ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इसलिए इसका सबसे बड़ा ट्रिक ये है ना कि देखिए आप कुछ ना कुछ पॉइंट कैच करिए. इसमें कुछ ना कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट दिए रहते हैं जो कि हर बच्चे को पता रहता है. जैसे देखिए एक्सटिंग्विश फायर, बर्निंग ऑफ कैंडल. अब बर्निंग ऑफ कैंडल में तो आग ही तो रहती है. अब जो आग को बुझा दे ऐसी कौन सी गैस होती है? जैसे मान लीजिए बर्निंग कैंडल जल रहा है, आप उसे फूंक दिए, बंद बुझ जाती है ना. तो क्यों बुझ जाती है? क्योंकि आप अपने मुंह से CO2 निकालते हैं. तो अब बताइए कौन सी गैस होती है जो आग को बुझा देती है? जाहिर सी बात है CO2 ही है वो. तो देखिए ये तो पता चल गया कि जो भी रिएक्शन होगा उसमें निकलेगा CO2 ही, ये पता चल गया. अब राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. अब देखिए एक कंपाउंड क्या बता दिया? कैल्शियम क्लोराइड बना है. दूसरा कंपाउंड क्या बना दिया, क्या बता दिया? दूसरा कंपाउंड आपको बता दिया CO2 गैस. ये बताया नहीं है, आपको ऐसा पॉइंट दे दिया है ना कि आप समझ जाएंगे तुरंत कि आग बुझाने वाली एयर CO2 ही होती है. तो आइए अब इसे देखते हैं. देखिए HCl आपको दिया था, HCl प्लस X. यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता है तो X रख दीजिए. यहाँ पे क्या बना था? CaCl2 बना था, कैल्शियम क्लोराइड. CaCl2 था, प्लस यहाँ पे आपको नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे तो आप पता कर लिए थे कि CO2 ही होगा, तो यहाँ पे आप CO2 ही लिख दीजिए. अच्छा अब ये बताइए हमको CO2 कब बनता है? CO2 मेटल का कार्बोनेट हो या फिर मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तभी बनता है. ये तो आप पढ़े थे कि व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो आइए अब मेटल का कार्बोनेट कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे क्या दिया है? कैल्शियम. जब यहाँ कैल्शियम दिया है तो कैल्शियम का ही तो कार्बोनेट होगा क्योंकि कैल्शियम मेटल है. तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ आप कैल्शियम कार्बोनेट लिख दीजिए. अब देखिए जब HCl CaCO3 से रिएक्ट किया तो क्या बनाया? CaCl2. देखिए इसका Ca इसका Cl, CaCl2 बना लिया, CO2 बना लिया, प्लस एक चीज़ और बनाएगा क्या? H2O. क्या बनाएगा? यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, वहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे प्लस H2O. बस यही है आपकी ओवरऑल रिएक्शन. आइए इसे हम बैलेंस भी कर लेते हैं. पहले देखिए यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ लिख दे रहा हूँ H, यहाँ पे क्या है? Cl है और Ca है. बस इतने ही, तीन ही तो है देखिए, और एक ऑक्सीजन है. ये 4 एलिमेंट्स लगे हैं यहाँ पे. देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? एक हाइड्रोजन यहाँ पे है इस साइड देखिए एक ही है, जबकि इस साइड कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है. तो सबसे पहले यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए. 2 लगा दिए. अब आ गया Cl. अब देखिए यहाँ पे भी Cl2 ही है और यहाँ पे भी Cl2
2 हो गए, क्योंकि यहाँ पे ये 2 लग गया तो Cl भी 2 हो जाएगा H के साथ साथ। आइए देखिए, ये दोनों आपके बैलेंस हो गए, ये दोनों बैलेंस हो गए। अब देखिए मैं कैल्शियम का दिखाता हूँ आपको। कैल्शियम देखिए यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, तो ये भी ऑल राइट है एकदम। देखिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन का दिखाता हूँ। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए कितने हैं, 2 हैं प्लस 1, टोटल 3 ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए 2.2 पढ़ते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन। अब ये पूछ रहा है कि पूरे एसिड में और बेस में कॉमन क्या है, तो आइए देखते हैं। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सब एसिड के पास क्या होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। व्हाट लीड टू द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। अब इन प्रॉपर्टीज के जो सिमिलरिटी है वो कैसे होती है, कुछ तो होता होगा एक चीज़ जो ये सब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी दे रही हैं। We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals। भाई ये तो आपने देखा ना कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है साल्ट के साथ साथ। तो यही यहाँ पे भी कह रहा है, सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड। अच्छा आप ये चीज़ देख लीजिए, चाहे H2SO4 लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, हाइड्रोजन तो सब में निकल रहा है। तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन तो सब एसिड में कॉमन है। ये आप लोग नोटिस नहीं किए होंगे, लेकिन अब करिए नोटिस, तो ये बात सही लग रही है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक और नॉट। अब देखिए यहाँ पे आपसे कुछ एक्टिविटी करवाएगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि सब सब्सटेंस जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो एसिड ही होते हैं कि नहीं। आइए देखते हैं एक्टिविटी 2.8, बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसे आप पढ़िए। टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा। देखिए ग्लूकोज भी ले लीजिए, अल्कोहल भी ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले लीजिए। फिक्स 2 नेल्स ऑन द कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। देखिए 2 नेल लगा लीजिए। देखिए इसका मैं आपको मतलब अगर पूरा बताऊँ एक्सटेंट, तो ये कहना चाहता है जैसे एल्कोहल ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, सबको अलग अलग रख दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी आप लगा दीजिए क्या, इलेक्ट्रिसिटी पास करवा दीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से। सल्फ्यूरिक एसिड में से भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइए, और अल्कोहल में भी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइए, ग्लूकोज में भी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाइए। तो आप क्या पाएंगे पता है, आप ये पाएंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से और सल्फ्यूरिक एसिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। समझ रहे हैं ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे पानी में आप पानी भरी बाल्टी है और उसमें आप 2 वायर डाल दीजिए जिसमें करंट दौड़ रहा होगा, तो आपको ये तो पता है कि पानी में करंट दौड़ता है, तो पानी के थ्रू वो करंट दौड़ने लगेगा, मतलब जो भी आप बल्ब लगाए होंगे उस वायर में वो जलने लगेगा। तो वैसे ही जब आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे पानी की जगह तो उससे भी एकदम सेम चीज़ होगा, और HCl जब आप लेंगे तो उससे भी सेम होगा। लेकिन ग्लूकोज और एल्कोहल से क्यों नहीं होगा सेम चीज़, नहीं होगा। आपसे यही एक्टिविटी लास्ट में पूछा है कि क्या अल्कोहल से भी बल्ब जलेगा। ये देखिए जैसे यहाँ बल्ब दिखाया गया है, तो ये पूछेगा क्या अल्कोहल से भी बल्ब जलेगा, ग्लूकोज से भी जलेगा, नहीं जलेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए द बल्ब विल स्टार्ट ग्रोइंग इन केस ऑफ एसिड्स। एसिड्स क्या क्या होते हैं, HCl और H2SO4, तो उनके केस में तो बल्ब जलने लगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ग्लूकोज जो है और एल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते। तो ये तो मैं आपको पहले भी बताया। आइए देखते हैं। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। यही तो बता रहा था कि सॉल्यूशन से अगर बल्ब जल रहा है मतलब सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाई आयन्स। देखो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ना वो सॉल्यूशन से तभी रन करेगी, मतलब सॉल्यूशन से तभी पास होगी जब सॉल्यूशन के अंदर आयन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। आइदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नहीं मतलब है कि चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों हो सकते हैं, बस चार्ज रहें।
सिंस द केटायन प्रेजेंट इन एसिड H+। देखिए केटायन किसे कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को, एनायन किसे कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को। तो देखिए अब बोल रहा है कि एसिड में जो होता है ना H+ आयन प्रेजेंट होते हैं। कौन सा है, देखिए अब यहाँ पे एसिड की आपको केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आएगी। एसिड में H+ आयन प्रेजेंट होते हैं, जबकि बेस में OH- आयन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए सिंस ऑल द एसिड, सब एसिड में H+ आयन प्रेजेंट होते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। दैट सजेस्ट दैट द एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H+ एक्वस। तो जो कि सजेस्ट करते हैं कि जब एसिड पानी में गया या फिर जब एसिड से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो उसमें H+ आयन था तो वो प्रोड्यूस होगा। इन द सॉल्यूशन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। देखिए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो जो H+ आयन होता है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। अगर H+ आयन नहीं होगा किसी में तो वो तो भाई एसिडिक नहीं होगा। और H+ आयन होना जरूरी नहीं है, H+ आयन वाटर में रिलीज हो ये ज़रूरी है, जो कि एसिड करते हैं, जो कि इन्हें अलग बनाता है और एक एसिड जैसा नाम देता है। जो सब्सटेंस H+ आयन वाटर में रिलीज कर देते हैं उन्हीं सब्सटेंस को एसिड का नाम दे दिया जाता है, और जो OH- आयन रिलीज करते हैं उन्हीं सब्सटेंस को बेस का नाम दे दिया जाता है। अब आइए देखिए, रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अ एल्केलाइज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, बेस क्या होते हैं, बेस जैसे NaOH हो गए और NaOH हो गए और मतलब CaCl2 हो गए, ये सब बेस हैं आपके। तो देखिए एल्केलीज क्या होते हैं, एल्केलीज वो बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, पानी में जो बेस घुल जाते हैं उन्हें एल्केलाइन बोलते हैं और वो एल्केलीज बेस कहलाते हैं। तो आइए 2.2.1 पढ़ते हैं। व्हाट हैपन टू एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। बोल रहा है कि एसिड और बेस का एसिड और बेस में वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, लेट अस टेस्ट दिस। देखिए मैं बोला था ना एसिड जो होता है जैसे ही पानी में जाता है तुरंत H+ आयन रिलीज कर देता है। तो देखिए एक्टिविटी 2.9, टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl। सॉलिड NaCl लेना है, लिक्विड फॉर्म में नहीं, ना कि ना ही सॉल्यूशन हो कोई, मतलब एक्वस फॉर्म में भी नहीं लेना है, सॉलिड लेना है। इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, क्लीन टेस्ट ट्यूब में और ड्राई टेस्ट ट्यूब में, मतलब सूखी भी हो और क्लीन हो। क्यों सूखी क्यों हो, क्योंकि अगर सूखी रहेगी सॉलिड तभी न रह जाएगा, अगर उसमें पानी मिल जाएगा, पानी अगर थोड़ा सा भी रहेगा तब तो वो एक्वस बन जाएगा। और ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अब देखिए उसी टेस्ट ट्यूब में आपको कुछ कंसनट्रेटेड, मतलब कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि वेरी हार्ड, मतलब जिसमें पानी वानी कुछ ना हो, वैसा सल्फ्यूरिक एसिड आपको ऐड करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर इज गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी टेस्ट ट्यूब। क्या इसमें से कुछ गैस आएगी, जो टेस्ट ट्यूब की डिलीवरी साइड है, मतलब जो डिलीवरी साइड का मतलब ये ओपनिंग जो है, क्या इससे कुछ गैस आएगी। टेस्ट ट्यूब टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। अब देखिए HCl गैस से, सॉरी HCl एसिड से जो गैस आ रही है, तो एक्टिविटी 2.9, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर। देखिए क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl लेना है, किसमें, साफ टेस्ट ट्यूब हो और सूखी टेस्ट ट्यूब हो, और क्या करना है, ऐसे ही apparatus आपको बनाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड NaCl, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप NaCl में ऐड कर दीजिए। फिर क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ डिलीवरी टेस्ट ट्यूब। क्या कोई गैस उसमें से आएगी, निकलेगी। टेक द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। तो जो वो गैस निकलेगी उसे ड्राई लिटमस पेपर से भी चेक करिए और वेट लिटमस पेपर से भी चेक करिए। ऑन द बेसिस ऑफ above एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, पहला ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन। तो देखिए जब NaCl और आप H2SO4 का रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें बोल रहा है कि HCl गैस निकलेगी। और जब HCl देखिए वाटर की फॉर्म में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है HCl यहाँ पे गैस में है।
तो जब गैस HCl गैस से लिटमस पेपर जो होगा सूखा जब पास करवाएंगे तो उसमें कोई असर नहीं होगा, मतलब जो सूखा लिटमस पेपर होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चेंज अपना कलर नहीं करेगा। लेकिन जब गीला लिटमस पेपर उसके पास रखेंगे तो क्योंकि अब HCl गैस में वाटर थोड़ा बहुत मिलेगा भाई, वो लिटमस पेपर तो गीला है, तो लिटमस पेपर का कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। चलिए, द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब देखिए मैं क्या बोला था कि एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो तभी शो होता है जब वाटर में H+ आयन कोई भी सब्सटेंस रिलीज करे। तो देखिए क्या हुआ, अब जब कोई सब्सटेंस अगर H+ आयन वाटर में रिलीज करेगा तभी वो एसिड है, नहीं तो एसिड वो नहीं है। तो देखिए जब पहले केस में क्या होता है, जब ड्राई HCl आती है मतलब HCl गैस आती है, तो उसमें क्या होता है जब आप लिटमस पेपर ले जाइए कोई वही नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी तो है ही नहीं, ये तो गैस के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है ही नहीं, ये भी ड्राई है एकदम, ये लिटमस पेपर है आपका। तो लिटमस पेपर जो है उसमें कुछ असर ही नहीं होगा भाई, यहाँ पे वाटर नहीं है, और एसिड जो होता है वो वाटर के उसमें आके वाटर के कांटेक्ट में आके H+ आयन छोड़ता है, तो कोई असर नहीं होगा। तो अब देखते हैं वेट लिटमस पेपर में क्या होगा। देखिए ड्राई लिटमस पेपर में तो कुछ नहीं हुआ, वेट लिटमस पेपर में देखते हैं। वेट लिटमस जब HCl जैसे आ रही है ना, HCl इसमें आ रही है, ये वेट लिटमस है मतलब गीला है, तो यहाँ पे तो वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे 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 प्रेजेंट है ना, तो जब वाटर के मॉलिक्यूल से HCl जब रिएक्ट करेगी तुरंत H+ आयन छोड़ देगी, और जब H+ आयन छोड़ देगी ना मतलब ये हो गया एसिड का नॉमिनेशन इसका हो गया। जब ये एसिड है तो कलर चेंज हो जाएगा तुरंत। तो कलर क्या चेंज होगा कमेंट में बताइएगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैं आपको ये बता चुका हूँ। बस यही एक्टिविटी आपको समझाना चाहते थे। देखिए HCl + H2O = H3O + Cl-। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब HCl पानी के कांटेक्ट में आता है ना तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो इसका देखिए एक इसका ऑक्सीजन ले लेगा, और ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, सॉरी 2 हाइड्रोजन एटम है, और यहाँ 1 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम + 1 हाइड्रोजन एटम = 3 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम हो गया और 1 ऑक्सीजन एटम ले लेगा, और Cl जो होगा वो नेगेटिव होता है, एनायन होता है Cl, तो Cl ऐसे नेगेटिव हो जाएगा और वो निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। देखिए अब एक बात और अच्छी चीज़ है, जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ना वो क्या अलोन नहीं एग्जिस्ट कर सकते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन हो के एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए जो वहाँ पे ड्राई HCl था वहाँ पे वाटर था ही नहीं, तो HCl में जो H+ आयन थे वो एग्जिस्ट ही नहीं किए, तो इसीलिए वहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ। Thus हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O+। इसलिए जो हाइड्रोजन आयन है वो ऑलवेज ऐसे शोन किए जाते हैं H+ एक्वस। देखिए एक्वस यहाँ पे लगा है, एक्वस आ गया मतलब आप समझ जाइए कि पानी तो है, और हाइड्रोनियम आयन H3O+। H3O का मतलब H3O+ का मतलब यही हुआ, ये देखिए H+ + H2O, यही हुआ H3O+ का मतलब। तो इसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। वी हैव सीन दैट द एसिड गिव H3O+ और H+ एक्वस आयन इन वाटर। लेट अस सी व्हाट हैपेंड व्हेन अ बेस इज डिजॉल्व इन वाटर। अब ये देखिए बेस डिजॉल्व होता है वाटर में तो क्या होता है, एकदम सिंपल यही चीज़ होता है, जैसे एसिड वाटर में H+ आयन छोड़ता है तो बेस वाटर में कौन सा आयन छोड़ता है, OH- आयन छोड़ता है। देखिए यहाँ पे NaOH जो है वो जब उसमें H2O मिला दिया गया या फिर H2O में NaOH मिला दिया गया तो Na+ एक्वस बन गया और OH- एक्वस बन गया। ऐसे यहाँ पे देखिए KOH है, KOH में जब H2O मिला दिया गया तो K देखिए K अलग हो गया, K+ हो गया और OH- निकल गया। ऐसे ही MgOH का होल ट्वाइस है, इसमें जब वाटर मिला दिया गया तो Mg2+ निकल गया और 2OH- अलग हो गया। Base generate hydroxide ion OH- ion in water. Base are insoluble in water
बेस आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाइज। देखिए यही मैं भी बताया था, एल्कलीज क्या होते हैं, वो बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाए या फिर वाटर सॉल्यूबल बेस। इसे वाटर फ्रेंडली बेस भी आप बोल सकते हैं, भाई जो वाटर से दोस्ती करे। अब देखिए डू यू नो, एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल बेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सब बेस वाटर में नहीं घुलते, ये भी बात है। एन एल्कली इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, एल्कली एक ऐसा बेस है जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। दे आर सोपी टू टच, ये कैसे होते हैं, सोपी टू टच। मैंने आपको पहले लेक्चर में और बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी में कि बेस जो होते हैं वो सोपी इन टच होते हैं। मतलब सोपी का मतलब देखिए मैं आप बताऊँ, साबुन साबुन सा कुछ ऐसा टच होता है। सोपी इन टच कौन से बेस, एल्कली बेस। बीटर और एंड कोरेसिव, देखिए ये बीटर भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, सोपी इन टच भी होते हैं, कोरेसिव भी होती है। कोरेसिव मतलब क्या, खतरनाक, जो आपको मतलब जो हार्म पहुंचा दे, कोरोसिव उन्हें कहा जाता है। नेवर टेस्ट और टच देम इन दे मे कैन हार्म, देखिए इन्हें कभी आप टच करने की कोशिश मत करिएगा और ना ही टेस्ट करने की, ये आपको हार्म पहुंचा सकते हैं। विच ऑफ बेस इन टेबल 2.1 आर एल्केलाइज, देखिए यहाँ पे बीच ऑफ द बेस इन द टेबल 2.1 में जो टेबल दिया था पीछे, उसमें ये पूछ रहा है कि कौन से बेस एल्केलीज हैं, इसे आप देख लीजिएगा। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H+ एक्वस एंड ऑल बेस जनरेट OH- एक्वस, कैन बी व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। देखिए अब यहाँ पे क्या बता रहा है, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड देखिए, एसिड में क्या होता है, यहाँ पे देखिए एसिड दिखाया गया है किससे, H से दिखाया गया है। बेस किससे दिखाया गया है, MOH से दिखाया गया है। तो देखिए एसिड का जो H+ आयन होता है ना वो अलग कर दिया गया है और बेस का OH- अलग कर दिया गया है। और जो इसका X है और इसका M है वो दोनों कंबाइन हो जाते हैं और HOH मिला लेते हैं। अब देखिए H+ में था, OH- में प्लस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो HOH जो बना लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है H2O। और जो ये MX बनते हैं ये कोई कंपाउंड बन जाता है जिसे हम साल्ट कहते हैं। लेट अस सी दैट व्हाट इज इन्वॉल्व इन वाटर इज मिक्सड विथ एन एसिड और बेस। अब देखिए जब वाटर एसिड और बेस में मिक्सड होगा तो मतलब इसमें डायरेक्ट आपको ये बताएगा कि पानी में कैसे मिक्स करें एसिड को या फिर बेस को। एक्टिविटी 2.10 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आइए मैं इसका डायरेक्ट कंक्लूजन पढ़ता हूँ। The process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic one। देखिए जब भी आप द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर, जब भी आप एसिड या फिर बेस को वाटर में जब आप डिजॉल्व करते हैं ना तो ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सप्लोजिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ, आप चैप्टर 1 में पढ़े होंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में निकलती है, एग्स लिखा है मतलब निकलती है। तो एक्सोथर्मिक वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। केयर मस्ट बी टेकन वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर। देखिए आपको बहुत केयर से जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड वाटर में मिक्स करेंगे तो आपको बहुत केयर रखना पड़ेगा। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। देखिए एसिड को हरदम वाटर में कांस्टेंट स्टिरिंग मतलब कि खूब घोल घोल के, जैसे दूध में चीनी डाल देते हैं तो घोलते हैं, वैसे ही वाटर में जब एसिड आप डालेंगे ना तो उसे घोल घोल फिर खूब घोलना है, उसे खूब घोलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे केयर करने की बात यह है कि एसिड को आप वाटर में डालेंगे। इफ़ वाटर इज एडेड टू द कंसनट्रेटेड एसिड, अगर वाटर कंसनट्रेटेड एसिड में डाला गया, द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्रेस आउट एंड कॉज बर्न। तो ये इतनी हीट निकलेगी ना कि पूरे मिक्सर को बाहर, मिक्सर जो बनेगा उसका उसे बाहर कर सकती है, मतलब कि बहुत मतलब कि स्प्लैश हो जाएगा बहुत, एक तरह से जैसे बहुत मतलब इधर उधर हो जाएगा, पूरा पूरा एसिड उसिड सब बाहर आ जाएगा, इतनी गर्मी निकलेगी उससे, इतना टेम्परेचर उसका हो जाएगा, उबलने टाइप का लगेगा और आपके शरीर पे पड़ जाएगा तो भाई हम तो करेगा ही। तो यहाँ पे क्या इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सप्लोसिव लोकल हीटिंग। देखिए ज़्यादा हीटिंग से क्या हो सकता है, जिस कंटेनर में आप एसिड कंटेन किए हैं वो भी टूट सकता है। लुक आउट ऑफ द वार्निंग साइन, देखिए जो वार्निंग साइन देख रहे हैं ना यही आपको दिखाया गया है। देखिए ये जो इतना एसिड निकल रहा है ना इसके हाथ पे, देखिए यहाँ पे ये जला दिया है।
फिर उसके बाद क्या किया दिया गया है, ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपको ये बताया है कि डाइल्यूशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन आप याद कर लीजिए या फिर समझ लीजिए, की पॉइंट तो याद ही कर लीजिए। मिक्सिंग एंड एसिड और बेस, जब भी एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि जो उनके अंदर H+ आयन और OH- आयन होता है उसका कंसनट्रेशन कम हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम। जितना और उसका वॉल्यूम होता है वाटर का और एसिड का, उसके हिसाब से उसका कंसनट्रेशन कम होता चला जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। आइए अब हम कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डू एसिड HNO3 एक्सेट्रा सो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखाते हैं, ये वाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड लाइक एल्कोहल और ग्लूकोज आर नॉट सो एसिडिक कैरेक्टर। तो इसे आप पढ़ चुके हैं। इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा कि जो एसिड होते हैं जब वो वाटर में मिक्स होते हैं, सॉरी ये तो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ये है HCl एंड HNO3। तो HCl और HNO3 जो होते हैं वो H+ आयन छोड़ देते हैं, और वो इसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी अपने पास से पास करवा लेते हैं, जिसके वजह से इनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होती है। जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल H+ आयन नहीं छोड़ते वाटर में, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं करवाते, इसलिए ये बेस भी नहीं होते, ये नाइदर एसिड नॉर बेस, इसीलिए इन्हें एसिड नहीं कहा जाता। सिंपली आप ये कह दीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वाई डस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए एसिड का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है, क्योंकि जब एसिड जो होता है एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें वाटर भी है, और वाटर में जब एसिड जाता है तो H+ आयन रिलीज करता है, और जो H+ आयन रिलीज किया है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए। तो यही कारण है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ड्राई HCl गैस इसलिए लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज करती क्योंकि एसिड कोई भी हो जब तक वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा H+ आयन नहीं छोड़ेगा। तो ड्राई है ये, यहाँ ये ड्राई HCl है और लिटमस पेपर भी HCl है, वाटर यहाँ पे है ही नहीं कहीं, तो HCl में ड्राई HCl में से H+ आयन निकलेगा ही नहीं। जब H+ आयन नहीं निकलेगा तो एसिडिक कैरेक्टर ही नहीं आएगा, और जब एसिडिक कैरेक्टर नहीं आएगा तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। इसे आप अपने वर्ड में लिख लीजिएगा, समझ तो गए ही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड। देखिए क्वेश्चन बनाना, मैं बोला था क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट इसमें ये पूछ रहा है कि जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करेंगे तो एसिड वाटर में क्यों डालते हैं, वाटर एसिड में क्यों नहीं डालते। तो इसका देखिए आपको अगर आंसर लिखना होगा तो आंसर आप डायरेक्ट ये लिख देंगे कि व्हेन एसिड इज एडेड टू द वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बट इट इज़ नॉट डेंजरस प्रोसेस, बट व्हेन water is added to the concentrated acid it cause harm, and due to excessive local heating it sprays out and burn our hand। ये हो सकता है, और ये भी बोल देंगे कि इट ऑल्सो ब्रेक द ग्लास। पॉइंट वाइज लिख दीजिएगा इसे 2-3 पॉइंट में। अब आइए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, वो ये है कि एसिड को वाटर में क्यों डालना चाहिए, वाटर को एसिड में क्यों नहीं डालना चाहिए। देखिए जब देखिए एक चीज़ तो आप जानते हैं, पहले एक बीकर 1 ले लेता हूँ, ये बीकर 1 है और ये बीकर 2 है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, और इसमें वाटर है। इसमें एसिड है, यहाँ तक पूरा एकदम भरा है, और यहाँ पे क्या है, H2 है, वाटर है, डाल रहे हैं। पहले केस में क्या होगा, जब एसिड डालेंगे तो एसिड का बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, मतलब HCl जो होगा, इसके मान लीजिए HCl आप डाल रहे हैं, तो जब जैसे ही वाटर में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर ज़्यादा रहेगा, पहली बूंद, क्योंकि बूंद तो पहले ही पड़ेगी ना, डायरेक्ट ऐसी बात तो है नहीं कि एक साथ पूरा डाल देंगे, पहली बूंद पड़ेगी। तो जैसे ही पहली बूंद पड़ेगी तो इसका जो H+ आयन है ना, उसे बहुत सरफेस एरिया मिलेगा, वाटर का बहुत सरफेस एरिया मिलेगा, जिससे वो
एक H+ आयन रिलीज कर देगा एक मॉलिक्यूल से। तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक तो होता है लेकिन उतना डेंजरस नहीं होता। अब आइए इसमें हम देखते हैं, जब आप इसमें जो H2O है अगर वो आप कंसनट्रेटेड एसिड में डालेंगे, मान लीजिए यहाँ पे भी HCl ही है, तो देखिए एसिड बहुत है। देखिए जैसे यहाँ पे पहली बूंद वाटर की आई, अब देखिए सब एसिड के मॉलिक्यूल क्या सोचेंगे, वाटर से कंबाइन करके जल्दी H+ आयन छोड़ दे, तो सब एसिड जल्दी से इसमें कंबाइन होगा, इधर का मॉलिक्यूल इसमें कंबाइन होगा, इधर का मॉलिक्यूल इधर का मॉलिक्यूल, जिसके वजह से क्या होता है कि इतने मॉलिक्यूल एक बूंद वाटर में कंबाइन होने लगते हैं ना कि इतनी गर्मी आ जाती है और इतना मतलब डेंजरस सिचुएशन हो जाता है ना, कुछ कहने को नहीं, क्योंकि यहाँ पे वाटर इनसफिशियंट है और एसिड बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा एसिड को थोड़ा पानी कैसे हैंडल करेगा, इसलिए ये बहुत बर्निंग सिचुएशन हो जाता है। जबकि ये बर्निंग सिचुएशन नहीं होता और ये बहुत डेंजरस होता है, हाईली। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब ये पढ़ते हैं, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। यू नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस इंडिकेटर के बारे में आप समझ ही गए हैं कि कैसे वो एसिड को अलग करता है और बेस को अलग करता है, कि ये एसिड है ये बेस है, कैसे आइडेंटिफाई करता है। वी ऑल्सो हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन इन द सॉल्यूशन। पहले प्रीवियस सेक्शन में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कैसे H+ आयन को या फिर OH- आयन को डिक्रीज़ किया जाता है, कंसंट्रेशन को उसके। कैन वी क्वान्टिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयन प्रेजेंट इन द सिचुएशन। क्या हम इसमें कितने H+ आयन प्रेजेंट है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस। क्या हम ये भी जज कर सकते हैं कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। वी कैन डू दिस बाई मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम इसे कर सकते हैं बाई यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जिसके यूज़ से हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में ये बात ध्यान आप रखना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर होता है। The universal indicator show different color of different concentration of hydrogen ion in a solution। जैसा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन रहेगा सॉल्यूशन में, वैसा कलर होगा किसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। A scale of measuring hydrogen ion concentration in a solution called pH scale has been developed। देखिए वो स्केल जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़र करता है सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होते हैं उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच को पर हाइड्रोजन कहते हैं। पीएच का फुल फॉर्म जानकारी के लिए बता दूं लेकिन कहीं आता नहीं। फिर उसके बाद द पी इन द पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज। देखिए पी का मतलब है पोटेंज, मतलब पावर। पर भी उसे बोल सकते हैं पावर, पावर को ही पर बोलते हैं, पावर हाइड्रोजन। तो पोटेंज मतलब होता है, पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फॉर्म 0 वेरी एसिडिक एंड 14 वेरी एल्केलिन। देखिए पीएच का कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई पीएच स्केल है तो इसमें 1 से 14 तक रीडिंग दी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे आपको रीडिंग दी गई होगी, मतलब दी जाती है। अगर पीएच स्केल में जो 7 जिसकी पीएच स्केल होगी करेक्ट 7, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। मतलब ना तो वो एसिड होगा ना तो वो बेस होगा। अगर उसकी यहाँ 0 भी होता है, अगर उसकी जो सॉल्यूशन होगा मतलब अगर इस तरफ जाएगा उसकी कोई भी सॉल्यूशन, अगर उसका कंसंट्रेशन 7 से लेस हो गया तो वो एसिड होता चला जाएगा। जितना कम उतना ज़्यादा एसिडिक। अगर 0 हो गया मतलब सबसे कम तो हाईली एसिडिक हो जाएगा, हाईली कोरोसिव हो जाएगा। और अगर एस से ज़्यादा होता चला जाएगा, एस से कम होगा तो एसिडिक, एस से ज़्यादा होता चला जाएगा तो बेसिक। अगर 14 पे आ गया तो हाईली बेसिक हो जाएगा, मतलब कोरोसिव इन नेचर, वेरी हार्ड। तो यही होता है पीएच स्केल। यही आपको आपके एनसीईआरटी बुक में भी समझाया है। मैं आपको ऐसे समझा दिया तो आपको आसानी होगी इससे। अब बुक आप पढ़ेंगे तो समझ जाएगा।
आइए देखते हैं। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक। देखिए 0 जो होता है वो वेरी एसिडिक होता है और 14 जो होता है वो वेरी अल्कलाइन होता है। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। हाइयर द हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेटेड लोअर द पीएच वैल्यू। जितनी पीएच वैल्यू छोटी रहेगी हाइड्रोनियम आयन का कंसनट्रेशन उतना ही ज़्यादा रहेगा। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और इन टेक्स्ट में आया था कि ये बताइए कि जो बेस होता है, या तो शायद आगे आपको मिल जाए, मैं अभी बता दे रहा हूँ, क्या बेस में H+ आयन नहीं होते क्या? बेस में जब H+ आयन होते हैं तो वो बेस क्यों होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूँ, बेस में H+ आयन होते हैं लेकिन इतने कम होते हैं, कुछ कहने को नहीं, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होते हैं। और जबकि OH- आयन ज़्यादा होता है, इसीलिए वो चीज़ बेस कहलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि H+ आयन नहीं होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। तो इसका आंसर यही होगा। फिर उसके बाद हाँ, द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। देखिए न्यूट्रल क्या मैं बताया था, वो 7 होता है, मतलब 7 एकदम मिडिल की वैल्यू, ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल 7 होता है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन कब होंगे, जब वैल्यू 7 से छोटी होगी। एज द pH वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14 इट इंक्रीजेज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्केली, मतलब बेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी। जनरली पेपर इम्प्रीगेंटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर मेजरिंग पीएच। देखिए ये पीएच स्केल मेजर करने के लिए यूज़ ही होता है। एक पेपर इंटीग्रेटेड होता है किसके साथ, पीएच स्केल के साथ। देख लीजिए इसकी फ़ोटो आप। एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, एसिडिक नेचर यहाँ पे इंक्रीज होता चला जाएगा, बेसिक नेचर इंक्रीज होता चला जाएगा, OH- H+। और यहाँ पे देखिए न्यूट्रल क्या है, 7 है, 7 मतलब न्यूट्रल। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखिए ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसे याद कर लीजिएगा, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स। लाइक गैस्ट्रिक जूस हैव pH 1.2, लेमन जूस हैव pH अबाउट 2.2, प्योर वाटर और ब्लड pH 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे MgOH का होल ट्वाइस बोला जाता है, उसका pH 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का pH 14। और ये बोर्ड 2023 में एक क्वेश्चन आ गया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना होता है, तो इसे आप लोग हल्के में ना लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन प्रोड्यूस्ड। देखिए एसिड बेस का जो स्ट्रेंथ होता है वो इस पर डिपेंड होता है कि वो कितना H+ आयन छोड़ा और कितना OH- आयन छोड़ा, या फिर कितना H+ आयन उसके पास है और कितना OH- आयन है, इस पर डिपेंड होता है कि एसिड जो है वो कितना मजबूत है या फिर बेस कितना कमज़ोर है, रिस्पेक्टिवली। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कंसनट्रेशन, मतलब अगर सेम वॉल्यूम में लें, जैसे मान लीजिए कि 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए और 10 ग्राम एसिडिक एसिड ले लिए, दोनों एसिड ही हैं, से 1 मोलर, मतलब 1 मोल का ले लीजिए, मान लीजिए मैंने आपको 10 ग्राम का बताया, वो भी सही है। देन दीज प्रोड्यूसेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये सब डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन वो करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल भी दे दूं, जैसे एसिटिक एसिड आप खा भी सकते हैं, लेकिन क्या आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड खा सकते हैं, नहीं, जल जाएंगे, इसलिए कभी नहीं करिएगा ऐसा। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H+ आयन, जो ज़्यादा H+ आयन एसिड जो दें, आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। एंड एसिड दैट गिव लेस H+ आयन, वो एसिड जो कम H+ आयन दे वो वीक एसिड होते हैं। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। ऐसे ही बेस का भी होता है, इसमें बेस का बोला है कि आप बताइए बेस का क्या होगा, तो बेस का भी यही होता है, जो हाइयर OH- आयन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जो लेस OH- आयन देते हैं वो वीक बेस होते हैं। और जनरली एक बात और आपको मैं बता दूं कि खाने पीने की चीज़ों में ना लोअर OH- आयन के बेस यूज होते हैं और लोअर H+ आयन के एसिड यूज होते हैं। अब आइए 2.3.1 पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। अब देखिए पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, आइए देखते हैं। आर प्लांट एंड एनिमल pH सेंसिटिव। अब देखिए पहले प्लांट और एनिमल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है, अब ध्यान रखिएगा। अवर बॉडी वर्क विद इन द pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। 7.0 मतलब अब में जो हम लोग की बॉडी है वो
कौन सा पीएच रेंज पे वर्क करती है? न्यूट्रल से 7.8 तक, मतलब 7.0 न्यूट्रल होता है और 7.8 तक। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो लोअर रेंज, मतलब पीएच का जो लोअर रेंज होता है पीएच चेंज का, उसी में सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज 7 है तो कल 14 हो गया, ऐसे नहीं। 7.1 या फिर 6 है तो 6.5 हो जाए, 6.3, ऐसे ही, मतलब इतने ही पीएच चेंज में सर्वाइव कर सकते हैं। वेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, देखिए रेन वाटर का पीएच जो होता है वो 5.6 होता है, लेकिन जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। अब समझ गए ना एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन यही होता है जब 5.6 से कम हो जाएगा। देखिए एक तो खुद ही रेन जो होती है वो एसिडिक होती है, 5.6 होता है। जब 5.6 से भी कम हो जाएगा तो और एसिडिक होगी, और जब और एसिडिक होगी तो उसी को बोल देते हैं एसिड रेन। मतलब भाई एसिड वाला रेन हो रहा है ना, जब और एसिडिक हो गई और पानी बरस रहा है तो एसिड रेन हुआ। वेन एसिड रेन फ्लोज इन द रिवर, अब देखिए जब यही एसिड रेन जब नदियों में चला जाता है, इट लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, अब रिवर वाटर का भी पीएच कम कर देगा भाई। एक तरह से ये एसिड रेन तो एसिड है, और जब एसिड पानी में जाएगा तो पानी को भी तो कुछ एसिडिक बनाएगा, तो रिवर वाटर का जो पीएच होता है उसे एसिडिक कर देता है ये। दिस द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट, तो इसके कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनका सर्वाइवल उस पानी में, मतलब रिवर में, डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आप जैसे कभी आपके उसमें आ जाए, बोर्ड में आता ही रहता है क्वेश्चन कि वाई हाउ एसिड रेन अफेक्टेड द एक्वेटिक एनिमल्स, तो आप इसे लिख दीजिएगा। आइए यहाँ देखते हैं। देखिए डू यू नो में क्या दिया गया है? एसिड इन अदर प्लानिट। देखिए द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ना वो वाइट और येलोइश क्लाउड से बना है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का बना होता है। अब आप सोचिए क्या वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करना इजी है, मतलब या फिर पॉसिबल है? ये आप सोचिए। तो मैं अपना व्यू बताऊँ तो नहीं पॉसिबल है भाई। जब वहाँ पे H2SO4 मतलब हार्ड एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जब वहाँ प्रेजेंट है तो कैसे पॉसिबल होगा? व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन अवर बैकयार्ड, हमारे घरों के पीछे या फिर हमारे गार्डन्स वगैरह में देखिए पीएच का रेंज क्या होता है सॉइल का। प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर द हेल्दी ग्रोथ, प्लांट जो होता है वो स्पेसिफिक पीएच रेंज रिक्वायर होता है उसे फॉर, उसके लिए, मतलब हेल्दी ग्रोथ के लिए उसके। To find out the pH required for the healthy growth of the plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in the activity 2.12। देखिए 2.12 जो दिया है इस मैनर में आप प्लांट अपने सॉइल के pH को चेक कर सकते हैं। Also you can note down which plant are growing in the region from which you have collected the soil। तो आप ये भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उस मतलब कि कितने pH में कौन सा प्लांट ग्रो करता है। देखिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको पता ही होगा कि हमारा जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। देखिए स्टमक को बिना हार्म किए ये फूड को डाइजेशन करने में मदद करता है। क्या मदद करता है? HCl एसिड। ड्यूरिंग द इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड्स एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। अब देखिए जब इनडाइजेशन हो जाता है मतलब अपच हो जाता है, बदहजमी, बदहजमी के समय क्या होता है कि जो स्टमक होता है वो ज़्यादा HCl सिक्रेट कर देता है, जो कि पेन भी देता है, थोड़ा दर्द भी देता है और इरिटेशन देता है हमें। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस पेन से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूजेस बेसिस कॉल्ड एंटाएसिड। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट, एंटाएसिड, इस पूरे पैराग्राफ में यही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटाएसिड पीपल यूज़ करते हैं किसके लिए? पीएच जो वह पीएच बोल रहा हूँ, जो वहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है ज़्यादा, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl जो सिक्रेट होता है उससे स्टमक से, तो उससे छुटकारा पाने के लिए लोग एंटाएसिड मतलब बेस का यूज़ करते हैं, जिसे एंटाएसिड कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज एंटाएसिड, तो आप लोग लिख दीजिएगा एंटाएसिड आर दोज बेसिस विच आर यूज्ड टू गेट रिड व्हेन बाइल एसिडिटी, आप ये लिख सकते हैं। ऑन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड डू यू एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर। देखिए चैप्टर की शुरुआत में भी बताया गया था।
दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, तो कोई जो एक्सेस एसिड होता है उसे ये एंटासिड न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, देखिए मैंने आपको बताया था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं माइल्ड बेस। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है माइल्ड बेस क्या होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इज ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए वो भी यूज़ होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी। अब देखिए पीएच चेंज एज द टूथ डिके, तो इसे मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने खाना खाए, सुबह सो गए आप, अब सो गए बिना कुल्ला किए सो गए आप, तो जो खाना खाए हैं ना, तो उसका कुछ फूड पार्टिकल जो होगा वो आपके टूथ में होगा। अब उस टूथ में क्या होगा, तो जो वो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट है, फूड पार्टिकल टूथ के अंदर बीच बीच में फंसे रहते हैं, तो उससे क्या होगा, जो एक मतलब बैक्टीरिया कुछ मुंह में रहती हैं, पैदा हो जाती हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करती हैं, वही सब फूड आपका खाएंगी, जो फूड प्रेजेंट होगा आपके दांतों के बीच में, मसूड़ों के बीच में, और फिर उसके बाद वो सिक्रीट क्या करेंगी, एसिड सिक्रीट करेंगी, जिसके वजह से आपके मुंह का मीडियम क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और जिसके वजह से काढ़े लग जाते हैं, जिसे आप कीड़े कहते हैं, और बहुत तो रीजनल लैंग्वेज में काढ़ा भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। देखिए जब 5.5 से लोअर हो जाएगा माउथ का पीएच, तो टूथ खराब होने लगेगा। और 5.5 तो एसिडिक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एसिडिक हुआ तो टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट। टूथ इनेमल जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, जो कि बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, तो आ जाएगा ऑप्शन कैल्शियम फास्फेट, तो आप टिक लगा दीजिएगा। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में भी नहीं डिसॉल्व होता, बट इट्स कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन ये खराब कब हो जाता है, जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाई डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। जो बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट इन माउथ, वो एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं, किसे खाकर, जो फूड पार्टिकल आपके दांतों में फंसे रहते हैं उन्हें खाकर। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो देखिए जब फूड खाएंगे और क्लीन कर लेंगे माउथ को, तो फूड पार्टिकल जब रहेंगे ही नहीं मुंह में, तो बैक्टीरिया कहाँ से जमेंगे, जब बैक्टीरिया जमेंगे नहीं तो वो एसिड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और जब एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका दांत खराब नहीं होगा। दांत मतलब क्या, कैल्शियम फास्फेट। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, अब देखिए टूथपेस्ट क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि टूथपेस्ट बेसिक होते हैं और आपके मुंह में एसिडिक कैरेक्टर पड़ा रहता है, तो बेसिक टूथपेस्ट यूज होते हैं। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो देखिए अब ये सब यही दिया गया है कि जो बेसिक मीडियम के टूथपेस्ट होते हैं उन्हें जब आप अपने मसूड़ों में रगड़ लेंगे तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से टूथ डिके होना बच जाएगा। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर, देखिए इसमें नेटल स्टिंग का दिया गया है, और ततैया जानते हैं ना, उसका दिया गया है। बी का दिया गया है, हिंदी में से ततैया कहते हैं। तो वो सब जैसे काट लेते हैं आपको ततैया, या फिर बीज जब आपको काट लेते हैं तो आपको पेन एंड इरिटेशन होता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड आपके अंदर, या फिर मेथनॉइक एसिड जो होता है वो आपके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं अपने, जो उनका एक नेक्टर टाइप का सामने रहता है उसी से। और ऐसे ही नेटल लीव्स होती हैं, जब कभी आप कहीं जाइएगा एडवेंचर पे जंगलों में, तो वहाँ पे एक नेटल प्लांट्स मिलेगा, उसमें नेटल लीव्स जो होती हैं, जो उसका हेयर होता है ना वो इंजेक्ट हो जाता है आपके शरीर में अगर कभी, तो पेन एंड इरिटेशन करता है। तो वही सेम केस होता है जो बीज के साथ होता है, कि एसिडिक कैरेक्टर मतलब एसिडिक कैरेक्टर इंजेक्ट हो जाता है, जिसे मेथनॉइक एसिड कहते हैं। तो ये आपका यहाँ से ख़त्म हो गया। देखिए इसके बारे में है, जो मैं बताया था वही है, कोई इसमें वो नहीं। ट्रेडिशनल रेमेडी दिया गया है भाई, एसिड डाला गया है तो बेस ही तो लगाएंगे, टूथपेस्ट ऊपर लगा लेंगे, जब टूथपेस्ट लगा लेंगे बेस है तो आपका ठीक हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इसी स्टेबल को आप याद कर लीजिएगा। जैसे नेचुरल सोर्स का मतलब क्या क्या है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, टर्मरिन मतलब इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो मतलब टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, सोर मिल्क और कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, आंट स्टिंग में मेथनॉइक एसिड होता है, नेटल स्टिंग में
मैथेनॉइक एसिड होता है। आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सॉल्यूशन ए बी, सॉरी यू हैव सॉल्यूशन ए बी। आपके पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। द पीएच सॉल्यूशन ऑफ ए इज 6। देखिए ए का पीएच सॉल्यूशन 6 है और पीएच सॉल्यूशन ऑफ बी इज 8। बी का जो पीएच सॉल्यूशन है वो 8 है। विच सॉल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। तो देखिए हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा किस में होता है, एसिड में होता है। और 6 जो है वो 7 से कम है, मतलब 7 से कम रहेगा तो एसिड रहेगा। हाँ, जो सॉल्यूशन ए है वो एसिडिक है, उसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है। तो इसमें ये पूछा है कि किस में कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा, तो जाहिर सी बात है जिसका पीएच 6 है जिस सॉल्यूशन का वही एसिड होगा, मतलब सॉल्यूशन ए इज एसिडिक वाइल सॉल्यूशन बी इज बेसिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए a solution or the substance which have more H plus ion is more acidic, while the substance which have less pH ion are the less acidic solution। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयन ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिस सॉल्यूशन में कम H प्लस आयन रहेगा वो कम एसिडिक होगा। H प्लस आयन ऐसे ही सब्सटेंस को अफेक्ट करता है अपने कंसंट्रेशन से। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन। देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना, इफ दे कैन इफ यस देन व्हाई आर दिस बेसिक। तो इसका मैं आंसर आपको बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ दिस फील्ड एंड क्विक लाइम एंड स्लैग्ड लाइम। तो बोल रहा है कि सॉइल की ऐसी कौन सी कंडीशन हो जाएगी कि फार्मर जो होगा वो अपने सॉइल को ठीक करने के लिए क्विक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेगा, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करेगा, और या फिर कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ करेगा। तो भाई जब देखिए ये तीनों बेस हैं, तो बेस को कब यूज करेगा, जब एसिडिक हो जाएंगे सॉइल की जो होगी कंसनट्रेशन। जब एसिडिक का कैरेक्टर शो करेगा सॉइल, तभी फार्मर जो होगा वो CaO या फिर CaOH का होल ट्वाइस या फिर CaCO3 यूज करेगा। तो यहाँ से आपका फिनिश होता है, और अब बाकी का हम पार्ट 3 में करेंगे, तो पार्ट 3 में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हैव नाइस डे।